सालों पहले की बात है। शांतिपुर नामक एक छोटा सा राज्य था। राजमहल इस राज्य के मध्य में था। यहाँ के राजा है वीरेंद्र प्रताप। वे स्वभाव से बहुत ही अच्छे थे। रानी विमला और सुदर्शन राजकुमार विनीत के साथ राजा वीरेंद्र प्रताप खुशी खुशी रह रहे थे। महाराज हर वक्त अपनी प्रजाओं के भलाई के बारे में सोचते रहते थे ताकि वे सभी प्रजाओं को खुश देख सके। महाराज वीरेंद्र प्रताप के कारण सभी राज्यवासी खुश और शांति से रहते थे। किसी को कोई चीज की कमी नहीं थी। सभी प्रजाओं के पास थोड़ा बहुत जमीन था और उस जमीन में फसल उगा के वो लोग अपने अपने जीवन बिताते थे। शांतिपुर के एकदम पास में और एक छोटा सा राज्य था। उसका नाम था बालाकोट। ये राज्य भी शांतिपुर के तरह छोटा ही था, बस कुछ गांव इस राज्य के अधीन में था। बालाकोट के राजा थे मोहनलाल। राजा मोहनलाल बहुत अहंकारी और अत्याचारी राजा थे। राजा वीरेंद्र प्रताप के एकदम विपरीत। राजा मोहनलाल अपने प्रजाओं से उच्च हार में कर लेके राजकोष को समृद्ध करते थे। और प्रजाओं के राजमहल के अंदर जाने का अनुमति भी नहीं थी। राजा के कारण बालाकोट के सभी प्रजाएं बहुत दुखी रहती थी। राजमहल के आसपास कोई घर भी नहीं था। खेती करके वो लोग जो फसल उगाते थे वो सब राजा को देना पड़ता था। इसलिए हर घर में कुपोषण और तरह तरह की बीमारियां लगी रहती थी। इस कारण लोग शांति से नहीं रह पाते थे। पहले शांतिपुर और बालाकोट राज्य के मध्य में संबंध अच्छे थे। बालाकोट के एकमात्र राजकुमारी शशिकला बहुत ही जिद्दी थी। वो जो निर्णय लेती थी वो महाराज को मानना पड़ता था। शशिकला ने मन ही मन तय किया कि शांतिपुर के राजकुमार विनीत बहुत ही सुदर्शन है। इसलिए शशिकला राजकुमार विनीत के साथ विवाह का निर्णय लिया और ये प्रस्ताव अपने पिताजी के सामने रखा। पिताजी, मैं शांतिपुर के राजकुमार विनीत से विवाह करना चाहती हूँ। आप जल्द से जल्द विवाह का संदेशा भेज दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी संदेश भेजता हूँ। अगले दिन सुबह राजा मोहनलाल ने 2 सिपाहियों के हाथ विवाह का संदेशा भेजा। देखिए महाराज, मुझे राजकुमारी शशिकला का आचार विचार कुछ ठीक नहीं लगता। वे बहुत अहंकारी और रानी की जिद्दी है। बात सुनकर राजा वीरेंद्र प्रताप भी शादी के लिए इनकार कर देते हैं। राजा मोहनलाल ने सोचा था कि राजा वीरेंद्र प्रताप ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया है, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी अपने मंत्री को संदेशा पढ़ने के लिए कहा। आपकी एकमात्र पुत्री के साथ मेरे एकमात्र पुत्रों के विवाह का प्रस्ताव भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ कि आपका प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं कर सका। इसलिए हो सके तो मुझे माफ कर देना। उनकी इतनी हिम्मत कि उन्होंने मेरा प्रस्ताव को इनकार किया। इस देश में और भी कई राजकुमार है। मैं अपनी बेटी शशिकला का विवाह किसी और अच्छे राजकुमार के साथ कराऊंगा। इस घटना के बाद राजा मोहनलाल शांतिपुर राज्य के साथ सारे संबंध तोड़ दिए। राजकुमार विनीत कभी कभार घोड़े पर सवार होकर जंगल में घूमने जाते थे और महल लौटने के लिए बालाकोट राज्य से होना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन राजकुमार विनीत जंगल से महल लौट रहे थे। तब अचानक से उन्होंने अपने घोड़े को रोक लिया। वहाँ बीच रास्ते में एक तालाब के किनारे एक सुंदर सी लड़की एक बच्चे के साथ बात कर रही थी और उनके आसपास कुछ कबूतर भी थे। उस लड़की का नाम कलावती था। वो बालाकोट राज्य के एक किसान दिनेश की बेटी है। कलावती सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि उसके आचार विचार बहुत ही सोशिक और अच्छे थे। कलावती की साधारण सा चेहरा देखकर राजकुमार आकर्षित हुए और बोलने लगे, इस लड़की की सुंदरता प्रकृति की तरह सुंदर और सरल है। मैं उस पर आकर्षित हो गया हूँ।
अचानक कलावती को महसूस होती है कि कोई उसे देख रहा है। फिर वो मुड़कर देखती है तो उसकी नजर राजकुमार विनीत से मिलते ही वो शर्मा जाती है और कलावती राजकुमार को पहचान लेती है। फिर राजकुमार विनीत कलावती को देखकर शर्माकर महल लौट जाते हैं और जाकर महाराज से कहते हैं, पिताश्री, मुझे बालाकोट की एक साधारण सी लड़की पसंद आई है, परंतु मैं जानता हूँ कि आप बालाकोट और हमारे राज्य के संबंध ठीक नहीं है। राजकुमार, बालाकोट और शांतिपुर के बीच में कोई युद्ध तो नहीं हुआ है। आपने जिस लड़की को पसंद किया है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। मैं जल्द से जल्द संदेश भेजता हूँ। फिर राजा वीरेंद्र प्रताप एक भरोसेमंद दासी को बुलाकर कलावती के बारे में अच्छे से जानने के लिए कहा, क्योंकि इस दासी के साथ बालाकोट राज्य के लोगों से अच्छे जान पहचान थी। फिर अगले दिन ही वो दासी राजा को कहा कि कलावती बहुत ही सरल और सुशील लड़की है और उसके माता पिता भी बहुत अच्छे और ईमानदार है। ये सब सुनने के बाद महाराज ने तुरंत कलावती के घर विवाह का संदेशा भेजा। कलावती के पिता दिनेश वो संदेशा पढ़ने लगे और बहुत आश्चर्य हो गए, क्योंकि उनके जैसा गरीब लोगों के घर महाराज वीरेंद्र प्रताप ने अपने एकमात्र पुत्र का विवाह का प्रस्ताव रखा। इसलिए दिनेश बहुत गर्व महसूस करता है और विवाह के लिए हाँ कह देता है और कलावती दरवाजे के पीछे खड़े होकर ये सारी बातें सुनकर शर्मा जाती है। कलावती को राजकुमार विनीत के अच्छे गुणों के बारे में पता था। विनीत जैसे राजकुमार को अपने पति के रूप में स्वीकार होते हुए कलावती अपने ख्यालों में डूब जाती है। दूसरी तरफ ये संदेशा राजा मोहनलाल के पास पहुंचने में देर नहीं हुई। उनके मंत्री ने कहा, महाराज, आपके लिए एक बुरी खबर है। आपकी अनुमति हो तो बताओ। महामंत्री, तुम कभी अच्छी खबर लाए हो क्या? और जल्दी से बताओ, कौन सी बुरी खबर लाए हो? वीरेंद्र प्रताप ने राजकुमार विनीत के साथ दिनेश की बेटी कलावती के विवाह के लिए प्रस्ताव भेजा है और दिनेश वो प्रस्ताव स्वीकार किया है। मंत्री, तुम पहली बार एक अच्छी खबर सुनाई। मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था, पर कोई मौका नहीं मिला। दिनेश ने इस साल का कर्जा पूरा नहीं दिया और उसका घर भी मेरे पास गिरवी है। विवाह के बाद मैं दिनेश के माध्यम से रुद्र प्रताप को सबक सिखाऊंगा। फिर सही समय आने पर राजा रुद्र प्रताप का एकमात्र पुत्र राजकुमार विनीत के साथ दिनेश की एकमात्र बेटी कलावती का विवाह सुसंपन्न हुआ। विवाह के अगले दिन ही राजा मोहनलाल ने दिनेश को महल में बुलाकर कहा, उसकी बेटी कलावती अब रानी बन गई है, बहुत पैसा है उसके पास, वहाँ से पैसा लाके जल्दी कर्ज चुकाने के लिए कहा। दिनेश कहता है कि कल ही उसकी बेटी की शादी हुई है, वो अपने बेटी से पैसा नहीं मांग सकता। तो राजा ने दिनेश को राज्य छोड़ के चले जाने के लिए कहा। फिर अगले दिन दिनेश और उसकी पत्नी अपना सामान लेकर घर छोड़कर एक अनजान दिशा की ओर निकल पड़ते हैं। गरीबी के कारण दिनेश कलावती के विवाह को लेकर हमेशा चिंतित रहता था, लेकिन विवाह तो अच्छे से संपन्न हुआ, लेकिन अचानक से ये विघ्न बाधा के बारे में सोचा भी नहीं था। सालों पुराना अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है, इसलिए दिनेश और उसकी पत्नी बहुत दुखी थे। वो लोग के जाने पर सारे गांव वाले भी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि दिनेश और उसकी पत्नी बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, इसलिए सब लोग उन्हें बहुत चाहते थे। लेकिन वे महाराज के आदेश के आगे कुछ नहीं कर सकते। बस वे लोग अपने आंसुओं के साथ उन्हें विदा करते हैं। चलते चलते सूरज ढलने लगा। फिर वे लोग बालाकोट राज्य छोड़कर अपने बेटी की ससुराल शांतिपुर राज्य के पास से चलने लगते हैं। तब वे दोनों मुड़कर राजमहल के तरफ देख के दूर से अपने बेटी और दामाद को आशीर्वाद देकर निकल पड़ते हैं एक अनजान राह पर। परंतु वे दोनों चाहते तो अपने बेटी के पास आश्रय ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनके पास आत्मसम्मान सबसे बड़ा था।
समय पर कर्ज ना चुकाने के कारण राजा मोहनलाल दिनेश और उसकी पत्नी को बालाकोट राज्य से निकाल दिया था। इस बात पर सब लोग बहुत दुखी थे, लेकिन राजा की डर से किसी ने भी इस संदेश को दिनेश की बेटी कलावती तक पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। मगर इस छोटा सा बच्चा छोटू, जिसके साथ कलावती की कोई खून का रिश्ता तो नहीं था, पर वो दोनों एक दूसरे को अपने भाई बहन की तरह प्यार करते थे और जो काम करने से सब लोग डर रहे थे, वही काम करने के लिए रानी कलावती को उसके माता पिता के खबर देने के लिए छोटू शांतिपुर राज्य की ओर चल पड़ा। छोटू का घर कलावती के घर के पास ही था। छोटू अपने घर में बिना कुछ कहे अपने दीदी को खबर देने के लिए 5 किलोमीटर दूर शांतिपुर राज्य में जा रहा है। उसे बस कैसे भी करके कलावती को खबर देना ही था। छोटू को एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि अगर ये बात राजा जानेंगे तो उसका क्या सजा हो सकता है। छोटू महल के सामने पहुंचते ही पहरेदार ने उसे रोका। रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? दूर हटो, अंदर नहीं जा सकते, चले जाओ यहाँ से। मैं अपने दीदी से मिलने आया हूँ। ये मेरा दीदी का घर है। मुझे अभी दीदी से मिलना है। मुझे अंदर जाने दो। मेरे बात पर विश्वास नहीं होता तो जाकर दीदी से पूछ लो। मैंने कहा ना, तुम अंदर नहीं जा सकते, और यहाँ तुम्हारी कोई दीदी नहीं रहती। सुना तुमने? अब जाओ यहाँ से, वरना। दीदी, दीदी, दीदी। उस वक्त रानी कलावती अपने माता पिता के बारे में ही सोच रही थी। तब अचानक कलावती छोटू की आवाज़ सुन के चौंक गई और वो तुरंत वहाँ से भागते हुए महल की दूसरी तरफ जाने लगी। फिर कलावती छोटू को दरवाजे के बाहर देख के सोचने लगी, छोटू अकेला यहाँ कैसे आया? पहरेदार, उसे छोड़ दो, वो मेरा भाई है। छोटू, तुम अंदर आओ। रानी कलावती ने कह दिया है, अब तुम अंदर जा सकते हो, जाओ आप। अब क्या हुआ? मेरे बात पे विश्वास हुआ ना? ये मेरा दीदी का घर है। इस तरह से छोटू को अकेले देखकर कलावती बहुत चिंतित हो गई थी। इसलिए उसने छोटू को पूछा कि शांतिपुर में उसके माता पिता ठीक है ना? किसी को कुछ हुआ तो नहीं? फिर छोटू कलावती को सब कुछ बताने लगा कि उसके और राजकुमार के विवाह के अगले दिन ही राजा मोहनलाल ने दिनेश को महल में बुलाया था। फिर उन दोनों के बीच में कुछ बात हुई और राजा मोहनलाल ने क्रोधित होकर दिनेश को राज्य छोड़ के चले जाने को कहा और उनके आदेश के अनुसार कलावती के माता पिता बालाकोट राज्य छोड़कर चले गए। छोटू बच्चा था, इसलिए उसे दिनेश के कर्ज के बारे में कुछ पता नहीं था। ये सब सुनने के बाद रानी कलावती रोने लगी और दौड़ते हुए घर के अंदर चली गई। अपने दीदी को ऐसे रोते हुए देखकर छोटू भी बहुत उदास हो गया। इस हालात में कलावती क्या करेगी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे अपने माता पिता की बहुत चिंता हो रही थी। वो बस रोए जा रही थी। कलावती को ऐसे रोते हुए देखकर सब लोग बहुत परेशान हो गए थे। कलावती, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप वो लोग सिर्फ तुम्हारे माता पिता नहीं, हमारे रिश्तेदार है। इस स्थिति में हमें उनके पास रहना चाहिए। हाँ राजकुमार, महाराज ने एकदम सही कहा है। मुझे भी यही लगता है और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उन्हें ढूंढ के हमारे महल में ले आओ और उससे पहले छोटू को उसके घर पहुंचा दो। हाँ माताश्री, ये तो मेरा कर्तव्य है। मैं जरूर उन्हें ढूंढने जाऊंगा। मैं अभी रवाना हो जाता हूँ।
आप लोग चिंता मत करिए। राजकुमार विनीत छोटू को लेकर अपने घोड़े पे सवार होके महल से निकल गया। राजकुमार पहले छोटू को सही सलामत घर पहुंचाने के लिए बालाकोट राज्य की तरफ जाने लगा। कुछ देर बाद राजकुमार विनीत छोटू के घर के सामने जाके अपना घोड़ा रोका और छोटू भाग के अपने घर चला गया। फिर राजकुमार वहां से चले गए कलावती के माता पिता को ढूंढने के लिए। और दूसरे तरफ ये सब खबर राजा मोहनलाल तक पहुंचने में जरा सा भी देर नहीं लगी। महाराज, दिनेश और उसका पत्नी बालाकोट राज्य छोड़कर चले गया है। बहुत अच्छा हुआ है। दिनेश अभी जाके उसका बेटी कलावती का राज्य में आश्रय लिया होगा, है ना मंत्री? नहीं महाराज, दिनेश अपने बेटी के पास नहीं गया, लेकिन राजेश का बेटा छोटू शांतिपुर जाके सब कुछ बता दिया है। आप देखता हूँ कलावती कैसे सुखी रहती है, लेकिन छोटू इस उम्र में इतना साहसी है तो बड़े होकर हमारे लिए बहुत खतरनाक बन सकता है। आज से उसका घर से बाहर निकलना, पढ़ाई लिखाई सब बंद कर दो। राजकुमार विनीत राज्य के हर जगह जाके ढूंढने लगे। सब जगह ढूंढने के बाद उन्होंने जंगल की तरफ जाके कलावती के माता पिता को ढूंढने लगे। जंगल से निकल के कुछ दूर जाने के बाद राजकुमार एक साधु बाबा को देखकर अपना घोड़ा रोक लिया। वहाँ पर एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा ध्यान में मग्न थे और पास में उनके कुटिया के सामने कुछ हिरन घास खा रहा था। बाबा, बाबा सुनते हैं? अपने यहाँ आसपास किसी सज्जन व्यक्ति और उनके पत्नी को जाते हुए देखा क्या? मैं बहुत देर से उन्हें ढूंढ रहा हूँ। हाँ बेटा, वो दोनों तो कल रात से मेरा कुटिया में आश्रय लिया था। वो दोनों बहुत दुखी थे। मुझे बस इतना ही कहा, वो दोनों को बहुत दूर कोई मंजिल में जाना है, लेकिन वो किधर है कुछ नहीं बताया। कुछ समय पहले वो दोनों इधर से निकल गए, अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। तुम जल्दी जाओ, वो जरूर मिल जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। मैं अभी जाके उन्हें ढूंढता हूँ। प्रणाम बाबा। ये कहकर राजकुमार विनीत फिर से रवाना हो गया। दिनेश और उसकी पत्नी एक नए आश्रय की तलाश में जा रहा था। तब राजकुमार विनीत उन दोनों को अतिक्रम करके उनके सामने जाकर अपना घोड़ा रोका। और दिनेश के पास आके राजकुमार ने कहा, प्रणाम ससुर जी, जीते रहो बेटा। आप दोनों इस तरह से क्यों जा रहे हैं? क्या हुआ? मैं इस साल का कर्ज नहीं दे पाया, इसलिए महाराज ने हमें राज्यों से निकाल दिया और हम दोनों आप सबको परेशानी नहीं करना चाहते थे, इसलिए कुछ नहीं बताया। लेकिन आपकी बेटी ने रो रो के बुरा हाल बना लिया है। आप दोनों मेरे साथ चलिए, हम दोनों आपके साथ जा सकते हैं, पर एक शर्त पर। हम दोनों आपके रिश्तेदार की तरह नहीं, बल्कि साधारण प्रजा की तरह जीवन जीना चाहते हैं।
दिनेश के इस प्रस्ताव पर राजकुमार विनीत राजी हो गए और राजकुमार दोनों को लेकर शांतिपुर लौट गए। महाराज का आदेश, आज से छोटू का पढ़ाई लिखाई बाहर निकालना सब कुछ बंद रहेगा, नहीं तो तुम सबको भी राज्य छोड़ के जाना होगा। ये कहकर वो सिपाही चला गया और ये सब सुनकर राजेश बहुत चिंतित और दुखी हो गया और छोटू भी बहुत उदास हो गया। कुछ भी नहीं बोल पाया, चुपचाप खड़ा था। फिर दिनेश के बात पर राजी होके राजकुमार विनीत दोनों को शांतिपुर ले आए। अब दिनेश और उसकी पत्नी बहुत खुशी से रह रहे हैं। ठीक दिनेश ने जैसा चाहा था, सरल सीधा जिंदगी बाकी प्रजाओं की तरह। अब सब कुछ ठीक होने के बाद भी रानी कलावती ज्यादातर समय बहुत चिंतित रहती थी, ये सोच के कि बालाकोट राज्य के उन प्रजाओं का क्या होगा जिन्होंने अपना कर्ज अभी भी नहीं चुका पाया। एक दिन मंत्री ने राजा मोहनलाल को कहा, महाराज, एक जरूरी खबर है। दिनेश और उसकी पत्नी को राजकुमार विनीत ने उसका राज्य शांतिपुर ले गए। तो ऐसा बात है, अगर हम किसी को बालाकोट राज्य से निकाल देंगे तो उन्हें शांतिपुर में आश्रय मिलेगा। हाँ महाराज, सिर्फ यही नहीं, दिनेश और उसकी पत्नी के लिए राजकुमार विनीत ने एक अलग सा घर भी बना दिया है। तुम एक काम करो, हमारा राज्यों में जितना लोगों के कर्ज बाकी है, सब लोगों को बालाकोट राज्यों से निकाल जाने के लिए बोलो। मैं भी देखूंगा राजकुमार विनीत ने कितना लोगों को अपने राज्यों में आश्रय दे सकता। अगर आश्रय दे भी दिया, लेकिन इतना सारे लोगों को खिलाएंगे पिलाएंगे कैसे? तब शांतिपुर राज्यों का राजकोष शून्य हो जाएगा, सब लोग भूखा मरेंगे, तब उन्हें अच्छा सबक मिलेगा। फिर अगले दिन सुबह जिन लोगों के कर्ज बाकी है वो सब लोग इकट्ठा हुए। तब एक सिपाही आकर कहा, सब लोग अच्छे से कान खोलकर सुन लो, महाराज का आदेश है, जिन लोगों का कर्ज अभी भी बाकी है उन लोगों को आज सूरज डूबने से पहले बालाकोट राज्य छोड़ के हमेशा के लिए चले जाना होगा। ये सब सुनने के बाद सब लोग बहुत चिंतित और उदास हो गए। तब एक बूढ़ी माँ ने कहा, अब इस उम्र में मैं अपना पति का आखिरी निशानी उस घर को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? हम ये सब कुछ नहीं सुनना चाहते, महाराज का आदेश तुम सबको मानना ही पड़ेगा। बेहतर होगा तुम सब अभी से रवाना हो जाओ। ये सब कहकर वो सिपाही वहाँ से चला गया और सब प्रजाओं के ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ा और वो लोग क्या करेंगे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। माँ, ये तो हमारा घर है, फिर हमें घर छोड़कर क्यों जाना होगा? हम लोग महाराज को कर नहीं दे पाए, इसलिए हमें जाना होगा बेटा, लेकिन कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं। हमारे राजा बहुत बुरे हैं माँ, इस राजा को सिर्फ कलावती दीदी सबक सिखा सकते हैं। माँ, हम सब दीदी के पास जाएंगे, दीदी हमें जरूर आश्रय देंगे। बोलो ना माँ, जाओगे दीदी के पास? ये सब सुनकर छोटू की माँ के आंख भर आई और वो कुछ भी नहीं कह पाई। फिर सब लोग अपना अपना सामान बांधकर बालाकोट राज्य छोड़कर जाने लगे और वो बूढ़ी माँ जाने से पहले आखिरी बार अपने घर को देखा और फिर रोते रोते आगे बढ़ने लगी। एक एक करके बालाकोट राज्य के लगभग सभी प्रजा राज्य छोड़ के दूसरे किसी जगह के तलाश में जाने लगे।
खबर सुनने के बाद रानी कलावती ने महाराज के सामने प्रस्ताव रखा कि बालाकोट राज्य के सब प्रजाओं को शांतिपुर में आश्रय देना चाहिए। हाँ कलावती, बालाकोट की प्रजा तो हमारा अतिथि है, उन्हें आश्रय देने में मेरी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बेटी, तुम तो जानती हो हम उतने बड़े राजा नहीं है कि इतना सारे लोगों को खाने पीने का बंदोबस्त कर सके। ऐसे हमारे राज को शून्य हो जाएगा और ये सम्मानजनक नहीं होगा। पिताश्री, आप भी बालाकोट के महाराज की तरह सोच रहे हैं कि अधिक प्रजा राज्य के लिए बोझ है। लेकिन पिताश्री, अगर हम दूसरे तरीके से सोचें तो अधिक प्रजा होगा तो राज्य का राजकोष शून्य होने के बदले ज़्यादा समृद्ध होगा। हमारे राज्य में जितने खाली ज़मीन पड़ी है, लोगों के कमी से वहाँ खेती नहीं होती। वो सब ज़मीन में ये लोग काम करेंगे तो फसल कई गुना ज़्यादा उत्पन्न होगा। इन लोगों के ज़रूरत के खाने का इंतज़ाम होगा और इन सब के बाद भी जो बचेगा वो राजकोष में जमा होगा। इस तरह से हमारे राज्य का राजकोष हमेशा समृद्ध रहेगा और इन बेघर प्रजाओं को आश्रय भी मिलेगा। बहुत खूब कलावती, तुमने इतनी आसानी से कितने बड़ी बात कह दिया। मैंने भी इस तरह से कभी भी सोचा भी नहीं था। अगर हम सुशासन से इन लोगों से भरे हुए जमीन में खेती करवाएंगे तो हमारे राज को सच में हमेशा समृद्ध रहेगा और ये सब प्रजा हमारे लिए कभी बोझ नहीं होगी, बल्कि वो लोग हमारे राज्यों के समृद्धि के कारण बनेंगे। बेटी कलावती, आज तुम्हारे लिए मेरी सोच बदली है कि प्रजा कभी भी किसी राजा के लिए बोझ नहीं होते। प्रजा तो राजा राज्यों के सुख और समृद्धि का वाहक होते हैं। मैं अभी सिपाही भेजता हूँ। सब लोग जा रहे थे, तब शांतिपुर से 2 सिपाही घोड़े पे सवार होके उन लोगों के सामने जाकर घोड़ा रोका और वो लोग आश्चर्य हो गए। फिर एक सिपाही ने कहा, महाराज वीरेंद्र प्रताप का आदेश है कि आप सब लोग शांतिपुर राज्यों में जाएंगे और आज से वही रहेंगे। रानी कलावती आप सबका इंतजार कर रही है। बेटा, तुम सच बोल रही हो? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रही है। हाँ माँ जी, वहाँ देखिए, रानी कलावती आप सबकी स्वागत करने के लिए इंतजार कर रही है। दीदी, हम सब आ रहे हैं। सबके साथ साथ ये खबर सुन के छोटू भी बहुत खुश हुआ था और उसके पुकारने पर रानी कलावती बरिंदे से उसे इशारा करने लगी। फिर छोटू भागते हुए अपनी दीदी के पास जाने लगा और बाकी सब लोग भी बहुत खुशी से शांतिपुर के तरफ जाने लगे। महाराज रुद्र प्रताप, रानी, राजकुमार विनीत, रानी कलावती सब लोग उन लोगों को स्वागत करने के लिए आए थे। रानी कलावती की जय! 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 देखते ही देखते 10 साल बीत गए और अब शांतिपुर बहुत समृद्धशाली राज्य बन गया है और सब लोग बहुत खुशी से रह रहे हैं। इतने सालों में बिन प्रजा के बालाकोट राज्य का हालात बहुत बुरा हो गया था। राजमहल टूटा फूटा हो गया था। रमेश का घर भी बिल्कुल टूट चुका था और दिनेश के घर में भी जंगली घास पौधे से भर गया था। और महाराज मोहनलाल तो अब धोती पहनकर छाता लेकर खेती बाड़ी का देखभाल करते हैं और राज्यसभा के मंत्री लोग किसान का काम करते हैं, क्योंकि जिस राज्य में प्रजा ही नहीं है उस राज्य में राजा राज्य शासन कैसे करेंगे। और अब राजकोष भी बिल्कुल खाली हो गया था।
दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि प्रजा कभी किसी राज्य के लिए बोझ नहीं होता, बल्कि एक राज्य के उन्नति, सुख, समृद्धि सब कुछ प्रजा के ऊपर ही निर्भर करता है। दोस्तों, ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल डिंग डोंग हिंदी कहानी को ज़रूर सब्सक्राइब करना होगा और नए नए स्टोरी सबसे पहले देखने के लिए पास में बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना होगा। और ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना।